हेलो दोस्तों, आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी क्लास 11 और 12 के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, है ना, तो उनके लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन का हमने कलेक्शन किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे क्लास 10th के जो भी मैथ्स के जो भी सिलेबस आएंगे, मतलब जो चैप्टर होंगे, उस चैप्टर के लगभग टोटली क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया हुआ है। परिमेय संख्या से लेकर रियल नंबर और इसके आगे जितने भी टाइप के जो भी आपके चैप्टर आएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपका सीरीज़ का भी होगा, है ना। इसमें आपका एलसीएम एचसीएफ ये चैप्टर 1 है, ये आपका चैप्टर 1 ही है। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन ये आपके 2 चर वाले हैं, तो ऐसे सारे कलेक्शन हमने किया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में ये आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो आपको ये जो भी वैल्यू स्क्वायर रूट वाली दिखती हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका 5 तो मिल रहा, ठीक है ना, ये तो 5 मिल रहा, प्लस ये जो वैल्यू है ये आपकी इरेशनल है। ठीक है, यहाँ पे भी ये आपको 3 तो मिल रहा, लेकिन ये आपका इरेशनल है। तो कोई भी चीज़ जब रेशनल वाले नंबर इरेशनल में ऐड होते हैं तो वह इरेशनल ही हो जाते हैं, अपरिमेय संख्या ही हो जाते हैं। हाँ, यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पर आएगा 1/2, तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। m अगर कोई पूर्ण अंक है तो इसमें से विषम क्या हो सकता है? तो जब भी आपको पता होगा ना कि जैसे आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, तो ये सम पूर्णांक है। ठीक है, और इसी सम में अगर हम 1 ऐड कर लें, ठीक है, इन्हीं सम में अगर हम 1 ऐड कर लें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विषम। क्या हो जाएगा? ये विषम हो जाएगा। ठीक है, ऑड हो जाएंगे। तो जो भी हमारे पास m 2m+1 होगा, जैसे कि ये 2 टाइम्स है ना, ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। ठीक है, m तो कोई भी हो सकता है ना पूर्णांक, वो विषम भी हो सकता है और सम भी हो सकता है। तो अगर हम m+1 करते हैं तो मे बी कि m की वैल्यू 3 है, तो 3+1 क्या मिलेगा? 4। तो ये विषम तो नहीं मिला, लेकिन अगर हमने इसको 2 टाइम्स कर दिया तो वह हमेशा सम ही होगा, है ना। कोई भी ऑड का अगर हमने 2 टाइम्स किया तो वह भी सम मिलता है, और सम में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें भी सम मिल रहा, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? अब शांत की बातें हैं, शांत का मतलब टर्मिनेटिंग, है ना। तो कुछ ऐसे नंबर हैं हमारे पास जिनके शांत दशमलव नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा 11 ये है हमारा 13 और 7, 13 7 91 होता है। इसका तो शांत मिल जाएगा, इसका भी शांत मिल जाएगा। एक बचा आपके पास 23, और ये 13 और 7 है। ठीक है, तो पहले एक बार चेक करते हैं, ये तो शांत हो ही जाना है, और ये 45 है,
तो जिसमें अगर 2 और 5 मिल गया तो वह शांत तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखनी है कि अगर आपका न्यूमरेटर अगर आपका प्राइम नंबर दे रखा है, ठीक है, न्यूमरेटर अगर आपका प्राइम नंबर दे रखा है तो उस कंडीशन में आपका इसका दशमलव प्रसार जो है वो सीधी सीधी बात है इसमें आपका। चलिए हम लोग यहाँ से कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 और 5 मिल जाए या इनके 2 और 5 के एक्सपोनेंट मिल जाए, जैसे 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, ठीक है, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। चलिए ये सब अगर ऐसा मिल जाता है तो वो हमारा क्या होगा, वो शांत दशमलव होगा। तो यहाँ आपको मिल रहा 2 का पावर 4 है और ये 5 है, मतलब 16 इंटू 5, तो ये हमारा शांत दशमलव है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है ना, 9 इंटू 5 मिल रहा है। 5 मिलता है तो शांत होगा, लेकिन यहाँ 9 मिल रहा है, इस वजह से ये फिर अशांत हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो इससे पहले मैं बता रहा था वो रिकरिंग के लिए बता रहा था। और एक कंडीशन आपको ये भी जाननी है कि अगर टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत, ये दो कंडीशन किस पर डिपेंड करते हैं, 2 और 5 की वैल्यू पर। अगर ये वैल्यू दे रखी है डिनोमिनेटर में तो वह शांत होगा, अगर ये दोनों का एक्सपोनेंट नहीं है तो अशांत होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा है 0.877 पर हमारा रिकरिंग है। ठीक है, 0.8777 ये ऐसे होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जनरली आप अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि 87 माइनस 8 कर लीजिए और अपॉन एक के लिए एक था तो 9 और एक और एक्स्ट्रा था तो 90, लेस करेंगे तो आएगा आपका 79/90। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 540 इसका ये पावर दे रखा है, तो x, y और z की वैल्यू क्या होंगी जो हम ऐड करें तो हमें क्या मिलना है। तो अगर आप चाहें तो जनरली इसके फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 540, ठीक, तो आप क्या लग रहा है 27 और ये 20 का मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, तो 20 में आपको मिल गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 और ये हो गया 3 का क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब 2 के लिए क्या, x की वैल्यू क्या हो गई 2, y की वैल्यू क्या हो गई 3 और z की वैल्यू क्या हो गई 5 का पावर 1। ठीक है, तो इन दोनों को x प्लस वाई करना है, मतलब इन दोनों को ऐड करना है और ये लेस करना है, तो ये हो गया 5 माइनस 1, ये आएगा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो, एक मिनट इस पर टिक नहीं करना है, ये तो हमारा हो गया परिमेय संख्या। यहाँ हो जाएगा 1/√10। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा 23/9 और -2। ठीक है, ये 21/9। ठीक है ना, तो ये भी आपका परिमेय है और परिमेय में मुझे d दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है। जहाँ भी स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही हैं वो सारी वैल्यू जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगी वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो मे बी
कि अगर 2 हैं और 3 हैं या 3 हैं और 5 हैं तो इनका महत्तम समापवर्तक कभी कॉमन तो होना नहीं है, होगा क्या, ओनली 1 होगा। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपके माइंड में ये चीज़ें तो पहले से होंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ पूछ रहा। तो आपको एक फॉर्मूला बता दूं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है वन नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो अगर मेरे पास एचसीएफ पूछे तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन देयर एलसीएम। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मेरे पास और सेकंड नंबर दोनों का गुणनफल ही दे रखा है, मल्टीप्लाई ही दे रखा है। ठीक है, अपॉन एलसीएम हो जाएगा 182। अगर कटे तो कटा लीजिए, 13 से शायद कटेगा, 13 1 13, 5 2 13, चौका 52। ठीक है भाई, 13 से कट रहा है, 13 10 106, 13 7 91, 13 8 104, बचा क्या 2 6 13 2 26, 182 आ ही गया 13 बार में, तो 14 का 13 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 30। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है ना। यहाँ पे 2 और 5 के ही पावर दिख रहे हैं 40 में, यहाँ पे भी 2 और 5 के पावर दिख रहे हैं, यहाँ भी 2 और 5 के पावर में ही दिख रहे हैं। तो यहाँ आपको मिल रहा है 21, 3 और 7, ये जो होगा ये अशांत होगा, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के पावर दिखेंगे तो वह शांत होगा, लेकिन उनके अलावा कोई और दिखा तो वह अशांत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, P इक्वल टू ए बी क्यू, Q इक्वल टू ए टू द पावर 4B और P और Q दोनों क्या हैं, धनात्मक हैं। ठीक है ना, दोनों क्या हैं, धनात्मक हैं। तो A और B की अभाज्य संख्याएं हैं, A और B अभाज्य संख्या है, P और Q धनात्मक पूर्णांक हैं, तो LCM क्या होगा, तो LCM क्या होगा, हाईएस्ट पावर A टू द पावर 4 और B टू द पावर 3, जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा LCM होगा, ये ऑप्शन C है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सहअभाज्य मतलब कोप्राइम। कोप्राइम में क्या होता है कि ऐसे दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। ठीक है, 4 5 भी हो सकता है, तो ऐसे नंबर होते हैं कोप्राइम। ठीक है, इसमें तो कॉमन 5 दिख रहा, ये नहीं होगा। इसमें कॉमन 21 दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो ये 1 है, इसलिए ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को ये डेसिमल फॉर्म दे रखा है, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। अगर कटेगा तो कटा सकते हैं, तो 3125 और इसके यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट थे, तो हम 4 0 प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, कटा देंगे जो भी कटेगा। 25 से कटाएं तो 25 से कटना तो चाहिए, 25 10 12 300 और 25 5 125। ठीक है, 25 से कटाए तो ये 4 बार में कटा, ये 400। 25 से 5 बार में ये कटा, 25 1 25 और 15 25 6 150, तो ये आपका आंसर बी हो गया, 5/16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। बहुपद के लिए आपको पता होना चाहिए जो x है ना, ये फ्री हो। ठीक है, इसका जो भी पावर होगा वह पावर
नॉन नेगेटिव नॉन फ्रैक्शनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव, ठीक है, और नॉन फ्रैक्शनल, मतलब न तो ऋणात्मक हो और न ही वह फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न हो। तो यहाँ पर और यहाँ पर मुझे x जहाँ वैल्यू दिख रही है वो फ्री है ना, नॉन नेगेटिव है और नॉन फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट में है। यहाँ पे पावर अगर करेंगे तो -1 हो जाएगा सॉरी, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर ही दिख रहा, तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब इसका हमें बहुपद है, इनका घात बताना है। घात का मतलब डिग्री बतानी है, पावर बताना है। तो पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x और प्लस 9, और इधर होगा हमारे पास x³ माइनस 8। अब जो हाईएस्ट पावर होगा वो हाईएस्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई ही होगा, है ना। तो यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया हाईएस्ट पावर का, जिसको डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 है। 2x² माइनस 6 के शून्यक होंगे। तो 2x² माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग। 2x² इक्वल टू 6, इससे इसको कटाए, आपको क्या मिला? 3। अब x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, ये आपका ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बहुपद px ये दे रखा है, 2x² माइनस 8x माइनस 12। तो p ऑफ 2 का मान क्या होगा? तो जहाँ पर x है वहाँ p का वैल्यू पुट करना है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर होगा, माइनस 8 इंटू 2 होगा, और माइनस 12। यहाँ पे हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस 8 2 जा 16, और माइनस 12। 8 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 28, जब लेस करेंगे तो आएगा -20। ये आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। यदि बहुपद 3y² प्लस 7y माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हों तो k का मान होगा। तो जानते हैं जब शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, अल्फ़ा और 1/α, ठीक है, इस तरह का हो। एक मिनट, मैं इसको हटा ही देता हूँ। एक अल्फ़ा और 1/α ये बीटा की जगह पे हो, ठीक है, तब k का मान क्या होगा? ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या मिलेगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिलेगा? तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? c/a। तो इसका वैल्यू तो 1 होगा, क्योंकि 1/α है और इधर अल्फ़ा है, कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ c की वैल्यू है -k, और a की वैल्यू है कितना है? 3। तो यहाँ k इक्वल टू हो जाएगा -3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अगर शून्यक हमारे पास -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी, अगर मेरे पास 2 ही शून्यक हैं तो इस 2 शून्यक से बनने वाले बहुपद की संख्या क्या होगी? तो अगर मेरे पास 2 ही शून्यक हैं, ठीक है, अगर 2 ही शून्यक हैं तो उनसे हमें
दो बहुपद तो मिल सकते हैं, ठीक है। x माइनस ऑफ -2 मतलब ये +2 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा x ऑफ -2 मतलब ये 5 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा ये एक बहुपद बनता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि शून्य, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन दे रहा है कि अगर ये इनके अलावा और भी आ सकते हैं तो 3, 4, 5, 6, 7 कहीं भी ये 2 और 5 मिल जाएंगे। इसके साथ में भी कि x+1 भी हो, ठीक है, कुछ और भी हो। तो अगर सुनिए कि ये 2 दे रखा है तो बहुपद की संख्या पूछ रहा है ना। तो किसी और में भी तो हो सकते हैं ना, तो वहाँ तो अनगिनत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन दोनों से हमें 2 बहुपद मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक सेपरेट इन सब के लिए एक क्लासेस होगा बहुपद वाले में, तो उसमें आप देखिएगा, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अल्फ़ा और बीटा इसके अगर शून्यक हों, ये p ऑफ x का जो हमारा बहुपद दे रखा है, तो 5 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं। क्या मिल रहा, अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा -7/5, ठीक है। तो 5 टाइम्स जब इसको हम करेंगे, 5 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना, तो हमारा जो वैल्यू है वो भी 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आपकी कट गई, ठीक, बचा क्या आपका -7, ठीक है। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका त्रिघात बहुपद है। शून्य का आपके अल्फ़ा बीटा और गामा दे रखा है, और ये पूछ भी रहा है अल्फ़ा बीटा और गामा, जो कि होता है D/A, ठीक है, -D/A। तो यहाँ हो जाएगा ओनली -D/A, ये डी वाला ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। अगर ये हमारी रेखाएं हैं और ये समानांतर हैं तो P का मान होगा। तो समानांतर के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2, ठीक है। सॉरी, नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये तीनों इक्वल हो गए तब तो संपाती हो जाएंगे ना, यहाँ पे ये पैरेलल है, ठीक है। तो P का मान क्या हो सकता है, तो P तो यहीं पे आ रहा है, देख लेते हैं क्या हो सकता है। 5/15 इक्वल टू P/9। तो 5 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया ये 3 बार में, तो P की वैल्यू क्या हो सकती है, 3, ठीक है। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो हलों की संख्या होगी। अगर आलेख जो है उसमें प्रतिच्छेदी हो तो उसमें एक हल मिल जाएगा। जैसे ये मेरा ग्राफ है, इस ग्राफ में दो रेखाएं हैं और ये प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी का मतलब इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है। तो एक जगह कहीं कट करेंगी और वही इनका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, वही इसका आंसर होगा, हल होगा, ठीक है। जहाँ x और y की वैल्यू ये लाई करेगा, ठीक है। तो इसका एक और एक हल होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई के फॉर्म का, एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और एक्स की और वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करके देख ही लेते हैं। 5x - 8y इक्वल टू 0, और इधर है आपका 10x और -18y इक्वल टू, ये भी 0 है। यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 करना ही पड़ेगा, यहाँ 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू कटेंगे जब हम इसको लेस करेंगे, ठीक है। तो सीधी सीधी बातें हैं कि अगर दोनों के इंटरसेप्ट 0 दे रखे हैं, ठीक है,
तो जब इंटरसेप्ट ज़ीरो दे रखे हैं तो वाई और एक्स की वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलेंगी, ज़ीरो ही मिलेंगी। ठीक है, इंटरसेप्ट होगा तभी तो पता चलता कि वह एक्स और वाई से कितने दूरी पर हैं, एक्स और वाई एक्सिस से। ठीक है ना, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24। यदि समीकरण ये दे रखा हो और a नॉट इक्वल टू 0 है और मूल समान है, तो मूल समान होने का रीज़न क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो c का मान क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, c इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, बी स्क्वायर बाई 4a ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 24 का बी ऑप्शन। आगे बढ़ें क्या, 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें इसको स्क्वायर करेंगे, ये भी स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, और इसमें एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, ये भी ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर है, ये भी ठीक है। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करें तो ये 2x स्क्वायर होगा, ये भी 2x स्क्वायर है, और ये तो दोनों इक्वल हैं इसलिए कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 कहाँ है भाई, 25 के बाद 28 आ गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैं और इसके मूल p तथा q हों तो p प्लस क्यू क्या होगा। जब इसके मूल दे रहा है p प्लस क्यू तो यहाँ होगा माइनस p बाई 1। ठीक है, और अब p प्लस क्यू तो दे ही रहा। ठीक है ना, p प्लस क्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, p प्लस क्यू द्विघात समीकरण में भी दे रहा। ठीक है, p प्लस क्यू की वैल्यू जब हम फाइंड करें तो हमें मिल रहा माइनस p, और अगर p इंटू क्यू हम फाइंड करें तो हमें मिल रहा q। तो q से q कैंसिल, p की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो जब p की वैल्यू 1 फाइंड पुट करेंगे, ठीक है, p की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें q की वैल्यू मिल जाएगी। तो p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस p, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू p और प्लस q इक्वल टू 0। p की वैल्यू 1 है, 1 पुट करते हैं, 2 इंटू 1 इक्वल टू q माइनस q, तो यहाँ q की वैल्यू आ गई -2। अब p प्लस q जब हम फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस -2, ये मिलेगा -1, तो रिजल्ट आएगा हमारा p। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 था, अच्छा 26 इधर आया हुआ है। चलिए, ये हमारे पास ये द्विघात समीकरण दे रहा, इसका एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो आप चाहें तो डायरेक्टली फाइंड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -7/1। ठीक है, अल्फ़ा एक दे रहा है 3, बीटा हमें नहीं पता, बीटा हम लोग फाइंड कर लेंगे। बीटा इक्वल टू -7 - 3, ये हो जाएगा -10। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अच्छा माइनस ऑलरेडी दे रखा है तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ आंसर आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो बीटा की वैल्यू क्या आएंगी, 4 आएंगी। ठीक है, चलिए 27 भी हो गया, 26 भी हो गया, अब है 28। इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, विविक्त कर फाइंड करना है। ठीक है, मतलब डी फाइंड करना है, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है हमारे पास 13 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 10, ये हो जाएगा 169, माइनस ये हो गया 12 और 10 120, तो आएगा 49। ठीक है,
ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। द्विघात समीकरण ये दे रहा है और बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो फिलहाल हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी 2x² प्लस 5x इक्वल टू 0। यहाँ c 0 है तो मूलों का गुणनफल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30। कौन सा समांतर श्रेणी में है ये आपको बताना है। समांतर श्रेणी में होने का मतलब कि a है, b है, c है, तो जब b माइनस a करें तो c माइनस b के बराबर मिल जाए। ठीक है। अगर इसमें हम लेस करेंगे, इसमें अगर हम लेस करें तो ये मिल रहा, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 22, तो मिलेगा आपको 0.02। इसमें करें तो 0.002 आ रहा। इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा तो ये तो नहीं होगा समांतर श्रेणी। यहाँ पे अगर करें तो ये 7 स्क्वायर रूट में है, देन 2 स्क्वायर रूट 7 है, और देन 3 स्क्वायर रूट 7 है। ठीक है। और ये 4 स्क्वायर रूट 7 है। ठीक। नेक्स्ट इसके बाद 4 स्क्वायर रूट 7 है। हाँ, तो ये हो सकता है, लेस करेंगे तो स्क्वायर रूट 7, यहाँ भी स्क्वायर रूट 7, ये तो हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। 2 4 8 16, ये तो हमारा गुणोत्तर श्रेणी में है, ये नहीं होगा। और ये फ्रैक्शन 1 के हाफ हुआ, फिर 1.5 हुआ, मतलब एक बार घटा फिर बढ़ा, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका बी ऑप्शन है। ठीक है। चलिए, आज हमने 30 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट फिर इसके नेक्स्ट जो मेरा वीडियो का पार्ट आएगा उसमें आप नेक्स्ट 31 से फिर 60 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम इस श्रेणी से, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी से फिर आगे बढ़ेंगे और ट्रायंगल के क्वेश्चन भी करने हैं, और इसके बाद मेंसुरेशन वगैरह भी होगा, और फिर डेटा हैंडलिंग के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।